तो अभी हाल ही में कल ही मैंने देखी, आज से 16 साल पहले रिलीज़ हुई मूवी 2008 की द डार्क नाइट। और मैंने ये मूवी पहले भी देखी है, लेकिन सोचा क्यों ना रिवॉच करके एक वीडियो इसके ऊपर बनाई जाए। सो हियर आई एम। तो द डार्क नाइट मूवी इतनी सक्सेसफुल सुपर हीरो मूवी है कि ये पहले सुपर हीरो मूवी थी जिसने $1 बिलियन का कलेक्शन क्रॉस किया था, 2 ऑस्कर जीते थे और वन ऑफ द बेस्ट बैटमैन मूवी बन गई थी। और आज भी फैंस द डार्क नाइट को एक मास्टरपीस मानते हैं और एक मास्टरपीस मूवी है भी है। और आगे जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि द डार्क नाइट को एक मास्टरपीस बनाती है। तो सबसे पहले मूवी की स्टोरी लाइन से शुरू करते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है जोकर से, जहाँ वो लूटने जाता है बैंक को और अकेला बैंक को लूट भी लेता है। मतलब अपने गैंग के साथ में लूटता है, लेकिन एक करके सारे गैंग के मेंबर्स को मार डालता है और अकेला सारा पैसा लेके भाग जाता है। फिर वही दूसरी तरफ ब्रूस वेन एके बैटमैन पकड़ता है स्केयरक्रो और उसकी गैंग को, और वहाँ जिम गॉर्डन पहुंचता है बैंक में जिस बैंक को जोकर ने लूटा था। और वह बैटमैन भी तुरंत पहुंचता है और सब कुछ चेक करके तहकीकात करके वहाँ से तुरंत निकल भी जाता है। फिर मूवी में एंट्री होती है हार्वी डेंट की, एक ये टू फेस की, जो कि प्रोस्टिट्यूटर है गौतम का। और उसने बहुत कम टाइम में वेन की गर्लफ्रेंड रेचल को भी पटा लिया था। भाई गजब का माइंड है भाई का, बैटमैन की गर्लफ्रेंड को पटाना कोई आम बात नहीं है। फिर ब्रूस वेन और हार्वी डेंट मिलते हैं एक दूसरे से, और यहाँ रेचल भी रहती है। और यहीं पे हार्वी डेंट का ये एक क्लास कोट सुनने को मिलता है हमें। You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. और यहीं पे बैटमैन को विचार आता है हार्वी डेंट को एक नया हीरो बनाने का, गौतम का एक नया हीरो बनाने का, जो कि सारे गौतम के बुरे काम को मिटाएगा। और फिर फास्ट फॉरवर्ड जोकर मिलता है गौतम की माफिया गैंग से। जोकर बताता है कि उन्हें कि बैटमैन को मारना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और बैटमैन को मारना पड़ेगा, लेकिन वो ध्यान नहीं देते। फिर उनके लोड लग जाते हैं। फिर लॉ, जो कि माफिया का हेड रहता है, वो एक बिजनेस मैन भी रहता है। वो $100 मिलियन का ब्लैक मनी का लोचा करके लफड़ा करके लूट के भाग जाता है हांगकांग। लेकिन वेन उसको हांगकांग से भी पकड़ के लेके आता है गौतम में, जहाँ गौतम की पुलिस गॉर्डन और डेंट के हवाले वो कर देता है। फिर डेंट गौतम के 200 मुजरिमों को गिरफ्तार करता है एंड जोकर जो कुछ टाइम बाद रेचल और हार्वी डेंट को किडनैप करवा देता है और खुद जानबूझ के गिरफ्तार हो जाता है। असली में ये सब जोकर का प्लान ही था। फिर जोकर बैटमैन को बताता है हार्वी डेंट और रेचल का एड्रेस। एक्चुअल में वो एड्रेस दोनों के दोनों गलत बताता है, इसी वजह से रेचल मारी जाती है और जोकर भी फरार हो जाता है। इसी बीच में डेंट के चेहरे का एक साइड खराब हो जाता है, जल जाता है। यहाँ डेंट का फेस जलता है और वहाँ जोकर $100 मिलियन जलाता है। Everything burns. और फिर मूवी के अंत आते आते जोकर का जो गौतम को उड़ाने का प्लान रहता है वो बैटमैन फेल कर देता है एंड डेंट विलन बनता है, लेकिन एंड में मारा भी जाता है। लेकिन बैटमैन सारी की सारी जिम्मेदारी, सारी की सारी गलतियाँ, सारी की सारी बुरी चीज़ें खुद के कंधों के ऊपर ले लेता है और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। लेकिन एज यू नो ये मिस्टर नोलन की मूवी है, इसलिए स्टोरी लाइन समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इसलिए तो स्टोरी लाइन इंटरेस्टिंग, इंगेजिंग और एंटरटेनिंग है, बहुत एंटरटेनिंग है। फिर भाई मूवी में एक्टिंग भी सभी एक्टर्स ने बहुत ही फिनोमिनल एक्टिंग की है। क्रिश्चियन बेल, हीथ लेजर, मॉर्गन फ्रीमैन, माइकल केन, आरन एकहार्ट, गैरी ओल्डमैन, मैगी जिलेनहॉल, यार कैसा नाम है यार इस औरत का। एंड क्रिश्चियन बेल एज अ बैटमैन और हीथ लेजर एज जोकर, बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी दोनों ने। और हीथ लेजर का जोकर के रोल में प्ले करना एक मास्टर स्ट्रोक था द डार्क नाइट के लिए। जोकर के लिए उन्हें ऑस्कर मिला, हीथ लेजर को ऑस्कर मिला, लेकिन अफसोस की बात कि ऑस्कर लेने के लिए वो हमारे बीच में मौजूद नहीं थे उस टाइम पे 2008 में। रेस्ट इन पीस हीथ लेजर। एंड फिर क्रिश्चियन बेल, इनकी एक्टिंग एज बैटमैन भी हमेशा की तरह बेस्ट थी, पीक पे थी, और ये मेरे फेवरेट बैटमैन बन चुके हैं ऑलरेडी। और भाई डायरेक्शन इतनी बढ़िया है कि क्रिस्टोफर नोलन की तारीफ करने के लिए मेरे पास में शब्द कम पड़ जाएंगे। और क्रिस्टोफर नोलन की डायरेक्शन इस मूवी में ऐसी है ना कि अंडरस्टैंड करना नेक्स्ट टू डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए अंडरस्टैंड करने के बजाय सिर्फ उनकी बढ़िया डायरेक्शन के मज़े लो, फील करो, एंटरटेन हो जाओ। मिस्टर नोलन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से द डार्क नाइट में सभी चीज़ों को सेटअप किया है। सिनेमाटोग्राफी, टीम, प्रोडक्शन, बीजीएम, नरेशन, एक्टिंग, सीजीआई, एक्शन सीक्वेंस, मेटाफोर, रिप्रेजेंटेशन, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, डायलॉग डिलीवरी, ना जाने क्या ना क्या। और शायद इसी वजह से द डार्क नाइट मूवी को आज तक फैंस भुला नहीं पाया है, या फिर बुलाएंगे ही नहीं। और बुलाने जैसी मूवी भी नहीं है द डार्क नाइट। और द डार्क नाइट आज के तारीख में भी एंटरटेनिंग और रेलेवेंट है। एंड आई थिंक इसी वजह से क्रिस्टोफर नोलन वर्ल्ड के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स में से एक है।
सो अब यहाँ पे कंक्लूजन निकल के आता है कि 4 चीज़ों की वजह से द डार्क नाइट मूवी आज के टाइम में भी एक मास्टरपीस है, मास्टरपीस मानी जाती है। पहला, स्टोरी लाइन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग और इंगेजिंग होने के साथ में अनफॉरगेटेबल थी कि वो आज भी रिलेवेंट है। दूसरा, एक्टिंग, सभी एक्टर्स ने उनके रोल को बहुत ही आयरॉनिक वे में रिप्रेजेंट किया, सभी एक्टर्स ने उनका पीक परफॉर्मेंस दिया। तीसरा, डायरेक्शन, मुझे शायद ही ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि क्रिस्टोफर नोलन की डायरेक्शन इतनी अच्छी थी कि द डार्क नाइट उभर के आ गई। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, नंबर 4 पे कॉम्बिनेशन, द डार्क नाइट में सभी चीज़ों की कॉम्बिनेशन बराबर से जमी। टीम, डायरेक्शन, राइटिंग, स्क्रिप्टिंग, एक्टिंग, प्रोडक्शन, BGM, CGI, म्यूजिक, डिज़ाइन, हर एक चीज़ का कॉम्बिनेशन ना अमेजिंग था और इसी वजह से द डार्क नाइट मूवी एक मास्टरपीस बनी। एंड मुझे क्या लगता है इस बारे में, और चाय पर आएंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक के बटन को दबा दो, तुम्हारा कोई ओपिनियन कमेंट में बताओ, जितना हो सकता है तो शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। बाकी मैं रोहन AKRG मिलूंगा आप लोगों से ये पे किसी और एपिसोड में, तो लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए RG एक्सप्लेन। बाय।